हाँ सही आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं थोड़ा अपना बता देती हूँ। जिस तरह हारिस ने बताया कि आई एम द क्लाउड लीड एट यूटीएसीएम और मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है एंड सेशन इज 2020। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस टुक सम टाइम एंड आईओ वेबिनार लेने। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। चला दूँ। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, सॉरी वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो सामा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2-1 के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को अपने टीम मेंबर्स का पता होगा तो आप उनको मैसेज करके भी पूछ लें, बिकॉज अभी सिर्फ 19 लोगों ने ज्वाइन की है मीटिंग। ओके, अच्छा मैं अपने ही से चेक कर लेती हूँ। हारिस आप चेक कर लो अपनी साइड से।
हेलो हारिस, मेरी आवाज आ रही है सही? ठीक है जी, हम अब स्टार्ट करने लगे विद द बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, हमने ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, मैं बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो दैट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज वाया द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। ठीक है, मतलब अगर ट्रेडिशनली क्या होता है कि आपके खुद आप डेटा सेंटर्स आप बनाते हो एंड आपके सर्वर्स होते हैं वहां पे, एंड आपको उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करनी पड़ती है, एंड आपको वर्कफोर्स भी डेडिकेट करनी पड़ती है टू दो सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन्हीं रिसोर्सेज को जब आपको जरूरत हो, जिस तरह आपको जरूरत हो, आप उनको इस्तेमाल करें, तो आप उसके लिए यूज करते हैं कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड उनमें से एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास AWS, शॉर्ट फॉर Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, अब इसको आप किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने अपनी डेटा को बैकअप करना है और डेटा को रिकवर करना है, तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू दोज डेटा सेंटर जो आपने फिजिकली या ऑन प्रेमिस आपने रखे होते हैं उसके कंपेयर। ठीक है, आप इसके थ्रू अपनी ईमेलिंग वगैरह भी हैंडल कर सकते हैं। आपने अपनी ऐप की टेस्टिंग करनी है, एनीथिंग यू वांट टू डू, वो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसकी कोई रियल टाइम एग्जांपल दूं तो हमारे पास वो आती है हेल्थ के कंपनीज हैं जिस तरह के दे यूज क्लाउड टू मेक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट फॉर देयर पेशेंट्स। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं जो कि इसको इस्तेमाल कर रही हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। प्लस हमारे पास जो वीडियो गेम डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो हम आजकल काफी पबजी, फोर्टनाइट और फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, तो वो सारी भी क्लाउड बेस्ड होती है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो एक तो मेजर इसका फायदा है दैट इज ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत अफोर्डेबल होती है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि यूईटी की अक्सर क्या होता है कि जब ई कैट के दिन चल रहे होते हैं तो मेरिट लिस्ट हम देखने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हम खोल नहीं पाते क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यूईटी वालों के पास दो सोल्यूशन हैं। या तो वो ऑन प्रेमिस अपने डेटा सेंटर्स बढ़ाएं, जिसके लिए ऑब्वियसली उनको जगह भी ज्यादा चाहिए होगी, उनको इन्वेस्टमेंट भी काफी चाहिए होगी, एंड वो सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए जब वो मेरिट लिस्ट खुलनी है, लोगों ने रश जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, एंड जो बाकी पूरा साल है जब वैसे ही पड़ी रहती है, यूनिटी की वेबसाइट कोई खोल के देखता भी नहीं है, उसके दौरान उनको वो इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू सिर्फ उन 2-3 हफ्तों के लिए रिसोर्सेज दें, एंड बाकी पूरा साल के लिए वो जो रिसोर्सेज नॉर्मली यूज करते हैं उनको यूज करें, एंड उनको ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, उनको अपनी वर्कफोर्स भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, एंड मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ उनके लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, और जो इसकी एक और चीज वो ये है कि आप क्लाउड के थ्रू अपनी ऐप को या अपनी वेबसाइट को जब आपने ग्लोबलाइजेशन करनी होती है उसकी, तो वो काफी आराम से हो जाती है, काफी आसानी से हो जाती है। ठीक है, सो अब मेरे ख्याल से इतना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है उसके अंदर मतलब थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि मेजोरिटी जो इस वक्त अटेंड कर रहे हैं उन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया है फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग वेबसाइट डेवलपर्स हैं, अब हमें इस चीज में नहीं पढ़ना कि क्लाउड मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, ना हमने इस पर अपना ज्यादा टाइम जाया करना है, ना हमने इसके ऊपर ज्यादा पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए AWS हमें एक प्लेटफॉर्म देता है विच इज नोन एज AWS Lightsail। ठीक है, अब AWS Lightsail आपके लिए तेज भी है, आपके लिए आसान इस्तेमाल करना भी आसान है, प्लस इसको अफोर्डेबल भी है। ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके Amazon लाइट सेल के थ्रू वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ जो आपको पहले खुद करना पड़ना था, क्लाउड मैनेजमेंट करनी पड़नी थी, वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके लिए AWS लाइट सेल करेगा। ठीक है, जैसे कि इंस्टेंसेस बनाना, डेटाबेस सर्विस वगैरह बनाना है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको इंस्टेंसेस पे डाउट है कि वो क्या होते हैं, तो बेसिकली ये आपकी एक वर्चुअल मशीन होती है जो आपकी क्लाउड के ऊपर आपका सारा वर्कलोड जो है वो मैनेज कर रही होती है, वो चला रही होती है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आपके लिए AWS लाइट सेल बहुत आसानी कर देता है कि आपको खुद क्लाउड जो है आपका मैनेज नहीं करना पड़ता, आपको डिटेल्स में नहीं जाना पड़ता। सही है। एंड ये इस तरह इसका जो इंटरफेस है वो भी आसान है, एंड दूसरा ये कि सिक्योर है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड AWS लाइट सेल जो है अब आपको इसको किस तरह इस्तेमाल करना है फॉर योर वेबसाइट डिप्लॉयमेंट, वो अब आपको हारिस बताएंगे। ठीक है, सो हारिस, ओवर टू यू। लाइबा अपनी स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म करते हैं। अच्छा, ओके गाइस, अब ऐसा है कि हम प्रैक्टिकल काम की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्लाउड टीम और वेब डेवलपमेंट टीम दोनों में मैसेज किया था कि आपको AWS पर अकाउंट बनाने हैं। तो अगर आप में से जिसने अकाउंट बना लिए हुए हैं तो वो मेरे साथ फॉलो अलाउंग भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो आप जो है वो उसको एक सेकेंड बाद में जो है वो व्यू करके आप उसे आराम से देख सकते हैं, उसे बाद में बना सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे कंफर्म कर देना। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ। जिन्होंने AWS का अकाउंट बना लिया हुआ है वो यहाँ से अपना कंसोल खोल सकते हैं, और साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग भी साथ साथ फॉलो ऑन कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा AWS का कंसोल है। आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सही आपको नज़र आ रहा होगा। अभी लोडिंग हो रही है। सो जब आप लोग साइन इन करेंगे अपना अकाउंट एज अ रूट यूज़र, वहाँ पर शो हो रहा होता है, तब आपका एक इस तरह का कंसोल खुल जाएगा। अब इस कंसोल में जो है वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, जिनमें से मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए रिसेंटली विजिटेड आपकी जो भी सर्विसेज वगैरह हैं, और यहाँ पर वेलकम टू AWS, यहाँ पर आपकी गेटिंग स्टार्टेड, आपने कुछ भी खुद से अगर ट्रेलर्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ पर आपको वो अवेलेबल होंगे, और आप जो भी ऐप्स वगैरह कर रहे होंगे उनके बारे में सारी एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी। सो अगर आप तुमको याद हो, हमारा जो पहला इवेंट हुआ था उसमें हमने बात की थी कि हम जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ब्राउज़र में तो वो जाती है सर्वर पे, सर्वर से डेटा आता है हमारे पास वगैरह वगैरह। उसमें वो जो सर्वर वाली साइड है ना, एक्चुअली AWS हमें वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल ये भी है कि ये हमें जो है वो एक सर्वर बना कर दे देता है। सो इसमें हम जो साइन इन कर चुके हैं वो यहाँ से सर्विसेज वाले टैब में जाएं, तो यहाँ पर वो सारी सर्विसेज देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हमारे काम की कोई भी नहीं है। सो हम डायरेक्ट यहाँ पर राइट से सर्च करके उस पर चले जाएंगे। अब लाइट सेल क्या है एक्चुअली, और लाइट सेल को चूज़ करने का मकसद क्या था। AWS एक काफ़ी बड़ी सर्विस है, इधर बहुत सारी बेशुमार सर्विसेज हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, और वैसे देख के बंदा डर जाता है, हिम्मत नहीं बढ़ती इस पर काम करने की। लेकिन इसमें एक छोटी सर्विस है काफ़ी, AWS लाइट सेल के नाम से, जहाँ पर आप बहुत स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। कह लें एक तरह से कि अगर आपने AWS सीखना है ना, उस पर अपना झिझक उससे उतारनी है, तो उसके लिए AWS लाइट सेल आपके लिए बेहतरीन सर्विस है, जहाँ पर आप अपनी कोई भी छोटे साइज़ की वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं। अब AWS लाइट सेल काम कैसे करता है,
अब ये मैंने लिंक खोला है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये AWS लाइट सेल का डैशबोर्ड है सारा। AWS लाइट सेल करता ये है कि आप में से काफ़ी सारों ने जो है वो ऊप पढ़ ली होगी, जो 20 सेशन की हैं उन्हें ऊप का पता होगा। मैं वहाँ से एक एनालॉजी देता हूँ। ऊप में क्या होता है कि आप क्लासेस बना देते हैं, क्लास आप बना देते हैं, और उसके बाद जब आपको उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको इंस्टेंशियलाइज जो है वो इंस्टेंस उसका एक बना देते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो वो जो एक इंस्टेंस बनते हैं हम उससे ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। अब यहाँ पर भी वर्ड लाइबा ने भी इस्तेमाल किया और मैं भी करने लगा हूँ, यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाने की बात होती है। सो एक्चुअली ये इंस्टेंस भी बिल्कुल वैसा ही एक इंस्टेंस है। एक पूरी वेबसाइट का या जो भी वेब एप्लीकेशन आपकी है उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है ना, उसका पूरा एक पैकेज जो बनता है, उसके ब्लूप्रिंट्स यहाँ पर लाइट सेल में शामिल है, लाइट सेल में बने पड़े हैं पहले से। जब हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो हमें उन्हीं ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक एक एप्लीकेशन, एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, जिसको हम लाइट सेल का इंस्टेंस कहते हैं। तो ये जो इसका डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर इंस्टेंसेस, कंटेनर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग और काफ़ी सारी ऑप्शन इस तरह की हैं, जिनमें से अभी हमारा काम सिर्फ इंस्टेंसेस पर है। कंटेनर्स और डेटाबेसेस वगैरह ये आगे कॉन्सेप्ट्स हैं। थोड़ा सा मैं इसको, डेटाबेस का तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर डेटा स्टोर होते हैं, जो मैंने पहले वेबिनार में भी आपको रफली बताया था सारा। कंटेनर यहाँ पर एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। कंटेनर का मैं थोड़ा सा रफ ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पर हमारा यूज़ नहीं है। कंटेनर एक्चुअली एक कह लें कि आपकी किसी भी आपकी जो भी एप्लीकेशन वगैरह है ना, कोई भी चीज़ रन हो रही है, एक सर्वर रन हो रहा है, उसको एक पैक में बंद कर देता है और उसको रिसोर्सेज डिफाइन करके दे देता है कि आपने इतने इतने रिसोर्सेज, यानी CPU का इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है, रैम का इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है और हार्ड डिस्क का इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है। वो उसको असाइन कर देता है उस पैकेज को, और फिर उसके अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो सिर्फ उतने ही आपके रिसोर्सेज यूज़ कर सकती है, और उसके अलावा डिपेंडेंसीज वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, उसकी यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं। सो अगर आप में से कोई फॉलो अलॉन्ग कर रहा है तो वो इस वक्त ये डैशबोर्ड अपने पास भी देख रहा होगा। यहाँ से आपने सिंपली क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कुछ लोडिंग होगी और आपको ऑप्शन सारे नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पर इंस्टेंस लोकेशन है। अब इंस्टेंस लोकेशन क्या होती है? ये एक्चुअली उस फिज़िकल कंप्यूटर जिसके अंदर हमारा ये इंस्टेंस बनना है, जिसके अंदर वो वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर या जो भी आपने ऐप अपनी इंस्टॉल करनी है, जो इंस्टॉल होगी वो सिस्टम दुनिया में जिस जगह पर पड़ा हुआ है ना, ये वहाँ की लोकेशन है। अब ऐसा है क्योंकि AWS एक बहुत बड़ा कह लें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, क्लाउड प्रोवाइडर है। सो इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर जो है वो पूरी दुनिया में फैले होते हैं, और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने इस डेटा सेंटर में करना है। या डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ पर है, यानी आपने जो वेबसाइट बनानी है वो कहाँ पर ज़्यादा जो है वो एक्सेस की जाएगी, कहाँ पर ज़्यादा लोग वो खोलेंगे। आप उसको उसके मुताबिक इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप जिस रीजन में इसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही रीजन जो है वो आपकी वेबसाइट खोल सकेगा। आप किसी भी रीजन में वो वेबसाइट खोल सकते हैं। एनीवेज, उसके बाद पिक्चर इंस्टेंस इमेज। इंस्टेंस इमेज आपकी इंस्टेंस के बारे में काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपके इंस्टेंस में क्या चीज़ें मौजूद हों, जिनमें से दो मेन चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म और ब्लूप्रिंट। यहाँ पर हेडिंग्स बनी हुई हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब आपको जो मैंने बताया कि वेबसाइट कोई भी होस्ट की जाती है, वो सर्वर होता है, उस पर होस्ट करते हैं। सो एक्चुअली वो इतना डिफरेंट नहीं होता जब हम अपने कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे होते हैं, अपना लोकल होस्ट इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं, सुना होगा शायद लफ्ज़। जब हम अपने कंप्यूटर पे सर्वर कोई बनाकर चला रहे होते हैं, सो एक्चुअली वो हमारा एक सर्वर ही होता है। जब आप किसी होस्टिंग सर्विस के पास जाकर, जिस तरह अभी हम AWS के पास जाकर बनाने लगे हैं सर्वर, तो वहाँ भी एक्चुअली ये जो है वो एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा सबसे पहले। जो इंस्टेंस बन रहा है उसमें सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रही हैं, लिनक्स यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सो यहाँ पर ये सर्वर सबसे पहले सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो कि हम लिनक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद वो सर्वर इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर ब्लूप्रिंट इंस्टॉल होगा। अब ये ब्लूप्रिंट वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, क्लास वाली एनालॉजी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की एनालॉजी मैंने यूज़ की थी कि यहाँ पर ये सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप लोग कह लें एक तरह से ये क्लासेस पड़ी हुई हैं। जब इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके आप बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बना के आपको वो दे देगा। इन दिस केस वो एक लाइट सेल का इंस्टेंस बना कर दे देगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस मल्टीसाइट सॉरी, नोड.js, जोमला वगैरह, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनकी एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं लाइट सेल को यूज़ करके। अब इस लिमिटेशन की वजह ये है, अगर आप किसी को सोचे कि ये सिर्फ लिमिटेड क्यों है, सर्वर तो हम बना रहे हैं, तो हमें सब कुछ जो है वो क्यों नहीं ऑप्शन मिल रही, हर चीज़ करने की ऑप्शन क्यों नहीं मिल रही। तो उसकी वजह ये है कि ये लाइट सेल है, इसके नाम में लाइट आ रहा है, ये लाइट वेट चीज़ों के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। इसके नीचे हम जाकर रिसोर्सेज भी देखते हैं तो वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं हमारे पास, इसलिए उन्होंने बिल्कुल जो है वो हमें कुछ लिमिटेड सर्विसेज दी हैं जो स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस यूजुअली जिस पर बनती हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो करना है वो खुद से करें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ऑप्शन में मैं गया हूँ, यहाँ पर ऐप्स प्लस ओएस है और इधर ओएस ऑन भी है, तो इधर से आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ऐप प्लस ओएस करेंगे और वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देख रहे हैं, वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी एंड ऑटोमेटिक, आगे वर्जन लिखा हुआ है। सो ये बिटनामी क्या चीज़ है पहले ये समझ लें, क्योंकि ये एक्चुअली इस्तेमाल होगा थोड़ा सा आपको। इसमें सिर्फ नॉलेज वाली बातें, आप प्रैक्टिकल उस तरह से कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना लाजमी है। बिटनामी एक सर्विस है जो कि पैकेजेस बनाती है, जो मैंने आपको सारा बताया कि ये पूरा एक वर्डप्रेस और उसका एक इंस्टेंस बना कर आपको देते हैं, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बना कर देते हैं। सो वो ऑब्जेक्ट एक पूरा पैकेज बना होता है, और वो पैकेज एक्चुअली वो सारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं। उस पैकेज में ये बिटनामी एक कंपनी है जो उस तरह के ब्लूप्रिंट्स बना कर देता है, जिसमें वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए और वो सेटअप हो जाए, वो सारा सेटअप किया हुआ एक पैकेज बनाकर वो सर्विस दे देती है बिटनामी, जो हमारे पास सर्विस है। सो यहाँ पर AWS साइट से बिटनामी को यूज़ करता है, और हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करके ऑप्शनल चीज़ें इनको आपको बिल्कुल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इनेबल ऑटोमेटिक स्नैपशॉट को बिल्कुल भी चेक नहीं करना, इसको अनचेक ही रहने देना, बिकॉज स्नैपशॉट जो है वो पेड होती हैं, और वो क्या होती हैं वो हमें अभी जानने की ज़रूरत है। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है चूज़ योर इंस्टेंस प्लान। अच्छा, बाय द वे, ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और मैंने भी यहीं से सीखा हुआ है, मैंने अलग से कहीं से नहीं सीखा हुआ, और मैं यहीं से सीख कर आपको बता रहा हूँ। ये सारी हेल्प आ जाती है, और ये लिंक्स दिए होते हैं पेजेस की जहाँ पे ज़्यादा डिटेल आ जाती है। सो एनीवेज, ये चूज़ योर इंस्टेंस प्लान। अब लाइट सेल तो मैंने कहा था चूज़ करने की वजह भी मैं बताऊँगा। पहले तो सारी वो वजह थी कि ये एक बिल्कुल कैजुअल सी सर्विस है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए डरेंगे नहीं। दूसरी इसकी फ़ायदेमंद बात ये है कि इसमें 3 पैकेजेस जो हैं हमारे पास, जिसमें $3.5 वाला पैकेज है, $5 वाला पैकेज और $10 वाला पैकेज, ये बिल्कुल फ्री है। सो आप लोगों को, अगर आप लोग कोई फॉलो लॉन्ग करके साथ साथ बनाना भी चाहता है तो आप लोगों को पैसे नहीं पड़ेंगे, तो आप लोगों को इसकी भी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इसकी डिटेल देख सकते हैं कि ये इंस्टेंस प्लान्स कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस प्लान में यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं जो सॉर्ट बाय की, यहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसफ़र। ये 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनका पता होना आपको लाजमी है कि एक जब आप कोई भी सर्वर बनाते हैं तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ पर लाइट सेल का जो एक सिंपल इंस्टेंस है, इसमें बेसिक ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। मेमोरी क्या है? जो आपके कंप्यूटर में रैम लगी होती है, ये वो आपको बताता है कि आपका जो सर्वर में अलॉट आपको जो होगी वो इतनी रैम आपको अलॉट होगी, जिसमें से 3.5 GB वाले पैकेज में देख सकते हैं 512 MB है, उसके बाद 1 GB है और फिर 2 GB रैम। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेमोरी के बाद जो है वो प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब आपके CPUs, जिस तरह आपके पास लगा हुआ है लैपटॉप में Core i5 लगा होगा, i7 लगा होगा या i3 लगा होगा, AMD में है तो कोई भी लगे हो सकते हैं, Ryzen लगा हो सकता है, तो वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको CPUs कितने अलॉट होंगे। यहाँ पर 1B CPU लिखा हुआ है। ये इनके CPUs जो है ना सिंगल कोर CPUs होते हैं। जिस तरह अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है CPUs के बारे में, तो CPUs में कोर्स वगैरह आते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी सी गलत हो CPUs के बारे में, ये सारे सिंगल कोर CPUs होते हैं। और हमारे फ्री प्लान्स जो हैं, जो 3 मंथ तक आपको फ्री मिलते हैं, उनमें एक वर्चुअल CPU है। vCPU से मुराद वर्चुअल CPU। एक्चुअल मशीन में तो ये पूरा CPU ही होगा, लेकिन वर्चुअल CPU से मुराद ये है कि आपको
वो जो CPU की एक डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है कि इतनी स्पीड वाला एक कोर जो आपको मिलना है, वो कोर आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा आपको। अब वो किसी बड़े प्रोसेसर में से एक हिस्सा आपको अलॉट हो या पूरा एक छोटा प्रोसेसर अलॉट हो, ये AWS का मसला है, ये लाइटसेल का मसला है, वो आपको कैसे देता है, लेकिन आपको ये इतना मिल जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है स्टोरेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सबसे $3.5 वाला प्लान है, उसमें 20 GB की SSD लगी होगी आपके पास, आपको अलॉट हो जाएगी। और फिर $5 वाले में 40 GB और आगे 60 GB है आपके $10 वाले प्लान में। तो ये आपकी स्टोरेज होगी जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, फिर उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, और वर्डप्रेस में जो भी जब आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उससे पता होगा, मतलब वर्डप्रेस में हम और भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, बट वेबसाइट का अपना जो साइज़ होगा सारा वो स्टोरेज में जाएगा। और लास्ट चीज़ आती है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। ट्रांसफ़र है आपका डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम योर इंटरनेट टू AWS एंड फ्रॉम AWS टू दी होल इंटरनेट। ये जो डेटा ट्रांसफ़र है ना, ये वो ट्रांसफ़र है जिसमें आपको 1 TB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट और 3 टेराबाइट के पैकेज आपको मिल रहे हैं, और आगे जो फ्री नहीं है वो काफ़ी आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा भी मिल जाते हैं। सो ये आपकी वो डेटा ट्रांसफ़र की लिमिट है कि आपको इतना डेटा ट्रांसफ़र अलाउ किया जाएगा। जब आप अपने सिस्टम से यहाँ पर कुछ अपलोड करेंगे या कोई भी काम जो AWS के ऊपर जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा आपके सिस्टम से AWS को, या AWS से आप वेबसाइट खोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ से आपको डेटा फेच करके आपके सिस्टम पर दिया जा रहा होता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, रिस्पांस आता है, वहाँ पर सारा वो डेटा ट्रांसफ़र इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वो आपको 3 टेराबाइट की लिमिट दी जाएगी, जो कि नॉर्मल वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल आपको सही है, मतलब आप जो वेबसाइट बनाओगे उसमें आपको कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके लिए जाहिर सी बात है बहुत थोड़ा है। सो एनीवेज ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इंस्टेंस में, जिसमें से मैं सबसे महंगा वाला $10 वाला सेलेक्ट करूँगा, जो कि मुझे फ्री में मिलेगा, और वैसे $160 पर मंथ तक भी जाते हैं। सो ये प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इंस्टेंस का नाम आ जाएगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ पर मैं अपना नाम रख दूँगा इसका माई ब्लॉग, कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ रही है जो कि आपने 1 ही रखना है, यानी इंस्टेंसेस कितने बनाने हैं, आप एक से ज़्यादा एक वक्त में भी बना सकते हैं, तो ये उसकी चीज़ है कि, लेकिन यहाँ पर X1 ही रखना है। और X1 रखने की एक ज़्यादा ज़रूरी वजह ये कि ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं ये सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए मिलते हैं। ये एक से ज़्यादा आप अगर वेबसाइट बनाना चाहें इसकी वर्डप्रेस की, तो उसके लिए ये नहीं होते। फिर यहाँ पर की ओनली टैग्स और की वैल्यू टैग्स, ये एडिशनल चीज़ें जिसकी आपको भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा एडवांस लेवल पर जाते हैं, जब आपको प्रॉपर AWS पर काम करना हो, वहाँ पर मैनेजमेंट करनी हो, तो उसके लिए होता है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस करूँगा तो ये मेरा इंस्टेंस बन जाएगा। अब ये मैंने क्रिएट इंस्टेंस किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा एक इंस्टेंस, इसमें एक माई ब्लॉग के नाम से इंस्टेंस आ रहा है, पेंडिंग लिखा आ रहा है अभी। अब ये पेंडिंग इसलिए है, ये हमारे एक सिंगापुर में जो भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसमें जाकर एक हमारे अलॉटेड स्पेस में एक लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद वो उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देगा। जब वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, फिर यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम तब तक वेट करते हैं। अब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो साथ साथ अपना क्लियर कर सकते हैं और चैट में भी भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रनिंग लिखा आ रहा है, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल हो गया और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका होगा अब तक। अब यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है इंस्टेंस को, तो ये मेरे पास सारे इंस्टेंस की जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर स्टॉप के ऑप्शन है, रिबूट के ऑप्शन है, स्टेटस रनिंग। इस वक्त आपका वो जो अलॉटेड स्पेस है उसके अंदर ये वर्डप्रेस की एप्लीकेशन रन हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर वर्डप्रेस रन होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है IP की। IP एड्रेस का मैंने आप लोगों को पहले वेबिनार में बताया था, जो यहाँ पर वहाँ से हैं जिन्होंने पहला वेबिनार अटेंड किया था,
तो आईपी एड्रेस ऑफ कोर्स मैंने बताया था, जो एक एड्रेस आपको असाइन होता है आपके सिस्टम को, जिससे आप पूरे इंटरनेट पर वो सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जो पब्लिक आईपी एड्रेस लिखा आ रहा होगा, ये आपका वो आईपी एड्रेस है जो आप यहाँ ब्राउज़र में डाल के खोलेंगे ना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, उम्मीद है ये खुल जाएगा। अगर ना खुला तो ये अभी तक सेटअप पूरा है। एनीवेज, ये अभी लोडिंग हो रही है इसकी। अभी जो है वो ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, ये अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुआ, थोड़ी देर तक हो जाएगा। एनीवेज, ये इस आईपी एड्रेस पर आप जाएंगे तो आपको अपनी पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ओके कनेक्ट योर इंस्टेंस, ये हम जब काम करेंगे तब इस पर आएंगे स्टोरेज। अब यहाँ सिस्टम डिस्क, आपको ये स्टोरेज वाले टैब में जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है, आपको ये सिस्टम डिस्क 60 GB ब्लॉक स्टोरेज डिस्क आपको ये बता देगा कि आपको जो है वो कितनी GB डिस्क अलॉट हुई है। इन केस आपके पास ये जगह ख़त्म हो जाती है, आप काम कर रहे हैं, आपको और स्टोरेज की ज़रूरत चाहिए, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डिस्क की ऑप्शन आ रही है। आप इधर से अपनी नई डिस्क जो है वो बना सकते हैं, आपको स्टोरेज और मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एक्चुअली आपके मैट्रिक्स ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी सारी वो एनालिटिक्स हैं, यानी आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है उसके बारे में ये आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आप ये ग्राफ अगर देख रहे हैं, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन पर 5 मिनट, ये 5 मिनट बाद आए, 5-5 मिनट के वक्फे से आपको ये बताएगा। तो यहाँ पर दो मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा, ये एक सस्टेनेबल जोन लिखा हुआ है और बर्स्टेबल जोन लिखा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लाइट सेल को इस्तेमाल करते हुए। ये सस्टेनेबल जोन का मतलब ये है कि आपका जो CPU इस्तेमाल हो रहा है, वो जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो इतने % यूज़ हो रहा है। अब ये सस्टेनेबल जोन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेफ जोन है, यहाँ पर इंस्टेंस का कोई मसला नहीं होगा, आपका जो इंस्टेंस है वो आराम से चलता रहेगा। अगर इससे बाहर जाता है बर्स्टेबल जोन में, तो चांसेस हैं कि आपका इंस्टेंस बर्स्ट हो जाएगा। इंस्टेंस बर्स्ट होने का क्या मतलब है कि आपकी CPU की मैंने याद है शुरू में कहा था कि ये एक छोटी सर्विस है, इस पर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन ही सिर्फ चलती हैं, तो ये भी चेक करना साथ। ओके, अभी इसको चलो मैं इसको आपको बाद में दिखाऊंगा। बर्स्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी लिमिट से एक्सीड करके रिसोर्सेज, और वो इंस्टेंस अब आपके किसी काम का नहीं रहा। यहाँ पर दो ऑप्शन होती हैं बर्स्ट होने पर, या तो इंस्टेंस आपका काम करना बंद हो जाता है, या यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होती हैं उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, तो वो इंस्टेंस अपनी लिमिट से फिर बाहर रिसोर्सेज यूज़ करता है और फिर आपको उसके मुताबिक कॉस्ट पड़ती है, लेकिन हमें इतना मसला नहीं आएगा उसका। सो हमारे पास CPU का नीचे एंड पर जाएँ तो अलार्म्स की ऑप्शन भी आ रही है, यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हैं जो आपको बता देंगे इतने % यूज़ हुआ, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको वो अलार्म कर देगा ताकि आप अपने इंस्टेंस को देख सकें जो भी। अब नेटवर्किंग में नहीं जाते अभी, वो रहेंगे। अब उम्मीद है हमारा जो है वो वर्डप्रेस का सिस्टम जो है सेट हो चुका है। तो यहाँ पर कनेक्ट यूजिंग SSH। अब क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, हमारा जो बिटनामी का एक पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम में। अब हमने उसको कंट्रोल जब करना है तो वो कहाँ से करना है, जो विंडोज़ के अलावा होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया या यूनिक्स हो गया, उनमें ज़्यादातर आप कंसोल पर काम करते हैं। जो जिस तरह विंडोज़ पावरशेल हमारे पास विंडोज़ में भी होता है, लेकिन विंडोज़ में हम आमतौर पर इतना करते नहीं उससे काम, तो वो जो पावरशेल है या कमांड प्रॉम्प्ट उसे कहते हैं, हम उसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट यूजिंग और ब्राउज़र बेस्ड SSH क्लाइंट लिखा हुआ है। सो ये SSH से सिक्योर शेल नहीं बनता है, जिस तरह हमारा विंडोज़ का पावर शेल होता है ये सिक्योर शेल होता है। तो ये सिक्योर शेल क्लाइंट साइड पर यानी हमें ये एक कंसोल खोल के दे देगा जो कि अटैच होगा उस सिस्टम के साथ जिसमें हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल है। सो मैं कनेक्ट यूजिंग SSH पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक सिक्योर शेल खोल देगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट एक तरह का खोल देगा, कनेक्टिंग टू योर इंस्टेंस। इस तरह का आपके पास एक शेल हो जाएगा।
अब यहाँ पर शायद खोलने की ज़रूरत आपको सिर्फ इतनी है कि आपने जो वर्डप्रेस की हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है वेबसाइट, उसको एक्सेस करने के लिए आपको वर्डप्रेस का पासवर्ड चाहिए होगा। इसको मैं बंद करता हूँ, पहले आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। इस IP एड्रेस पर मैं जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने वो IP एड्रेस एंटर किया तो ये बेसिक सी वेबसाइट मेरे पास खुल गई है। ये वर्डप्रेस में जो भी बेसिक वेबसाइट इंस्टॉल हुई थी बनी हुई थी उसमें, वो यहाँ पर आ गई थी। अब यहाँ पर गौर करना है, आपका जो भी IP एड्रेस होगा उसके आगे /wp-admin, ये आप खोलेंगे तो आपके पास एक लॉगिन पेज आ जाएगा। ये लॉगिन पेज जो है वो वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है। अच्छा, अगर आप में से किसी को इशू आ रहा होगा शायद जब आप अपना ये खोलेंगे, तो ये वेबसाइट जो है ना HTTPS से कनेक्टेड नहीं है, यानी इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो HTTP यूज़ हो रहा है, सिर्फ सिक्योर वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमें अलग से अटैच करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे चले देंगे। किसी को अगर वेबसाइट खोलने में मसला आ रहा है, वो कहेगा कि सिक्योर नहीं है, तो वो एडवांस सेटिंग में जाकर उसको वहाँ से खोल सकते हैं। सो अब यहाँ पर ये जो लॉगिन पैनल आ रहा है, इधर के पासवर्ड हमें नहीं पता, वो पासवर्ड हमें जानने के लिए सिक्योर शेल ओपन करने की ज़रूरत है। कनेक्ट यूजिंग SSH हम करेंगे तो हमारे पास शेल आ जाएगा। एक ख़ास कमांड हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका पासवर्ड आ जाएगा। और कमांड मैंने अपने पास सेव की हुई है, ये लोड होता था, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा नेट शायद स्लो है, थोड़ी देर लगा रहा है। ये हमारे पास हमारा टर्मिनल खुल गया, और इसको देख के डर नहीं जाना, आपने सिर्फ एक कमांड इसमें लिखनी है। और ये मैं वैसे बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं डर जाता था अपने टाइम में, मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी। सो अब मैंने ये एक कमांड एंटर यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मैं आपको चैट में सेंड कर देता हूँ। ये कमांड अपने आप कंसोल में जो है वो जाकर सेंड हो गई। ठीक है, ये कमांड लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड आपको शो हो जाएगा। इस पासवर्ड को आप लोगों ने चुप करके कॉपी कर लेना और यहाँ पर आ जाना। और ये पासवर्ड कहाँ से आया? ये जो बिटनामी का पैकेज होता है ना एक, उसमें ये सेटअप पहले से उन्होंने किया होता है। वो एक रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड इस पर करके जो है वो आपको देता है, और उसकी जाहिर सी बात है ज़रूरत भी है, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक अकाउंट आपको चाहिए होता है, और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आपका हमेशा यूज़र होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़र लिखा, और पासवर्ड की जगह जो भी पासवर्ड है मैंने वो यहाँ पर एंटर कर दिया और इसको मैंने लॉगिन कर दिया। सो ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब हमारा अमेज़ॉन लाइट सेल की तरफ से जो काम था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं अपनी शेल को भी बंद कर देता हूँ। तो ये है हमारा वर्डप्रेस। ओके, सो आज के सेशन में मैं सिर्फ 5-10 मिनट लगाकर आपको वर्डप्रेस का बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे, उसमें वर्डप्रेस की सारी जो है वो डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे और एक अच्छी सी ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। सो ये वर्डप्रेस बेसिकली है क्या? आप में से शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो। वर्डप्रेस बेसिकली एक, इसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। ये एक पूरा डैशबोर्ड है, एक पूरी सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर है कह लो। और ये सॉफ्टवेयर आपको वेबसाइट बनाने की इजाज़त देता है विदाउट एनी कोड। आप इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें आप अपनी पूरी एक वेबसाइट बना सकते हैं।
और ये होता कैसे है कि ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कंपोनेंट कर रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे जादू से नहीं बने होंगे, ये पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह में बने हुए होंगे, लेकिन वो बनाकर आपको एक कंपोनेंट बना के वो लिस्ट दे देते हैं कंपोनेंट्स की, आपने वहाँ से वो कंपोनेंट पिक करके अपनी स्क्रीन पर डालना होता है और वो आपका एक कंपोनेंट आपकी वेबसाइट पर आ जाता है। सो बैकएंड पे आपकी कोडिंग ही हो रही होती है, बैकएंड पे एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP इन लैंग्वेज को यूज़ करके ही वेबसाइट बनती है, लेकिन आपको वो एक ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं, एक ऐसा डेवलपर एक्सपीरियंस देते हैं कि वो बनी बनाई चीज़ें आपको दे देते हैं, कंपोनेंट्स दे देते हैं, और वो यूज़ करके आप अपनी पूरी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। सो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं और ये आप सही हटा भी सकते हैं। ये प्लगइन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लगइन्स क्या होती हैं वो भी मैं बताता हूँ, बल्कि सबसे पहले प्लगइन्स में ही आ जाते हैं। यहाँ पे जो डैशबोर्ड आ रहा है, वैसे मुझे सबसे पहले प्लगइन्स में जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम कर सकते हैं। सो प्लगइन्स क्या होती हैं, आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी एडिशनल चीज़ चाहिए। अभी मैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं कि वर्डप्रेस के अंदर होता क्या है, किस तरह से चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं, लेकिन वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको यहाँ पर लिमिटेड मिलेंगे, अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पर मुख्तलिफ प्लगइन्स होती हैं जो लोग बनाकर अपलोड कर देते हैं, और वो फिर प्लगइन्स आप अपने पास इंस्टॉल करके वो जो है अपने पास फिर से वो एडिशनल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई एनालिटिक्स वगैरह चाहिए, साइट हेल्थ वगैरह के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, आप वो यहाँ से सारी जो है वो सेट कर सकते हैं। जो फ्रंट पेज पे एक बड़ा सा जेटपैक का आ रहा था, यहाँ पर वो आप प्लगइन देख सकते हैं, वो जेटपैक की एक प्लगइन है जो आपकी साइट की स्पीड वगैरह को और सिक्योरिटी वगैरह को मैनेज करती है। वो पहले से इंस्टॉल होगी और वो AWS में जो पैकेज आ रहा है बिटनामी का, वर्डप्रेस का, उसके साथ वो अटैच्ड है, और ये सारी प्लगइन्स जो पहले से हुई गई ये उसमें पहले से इंस्टॉल कर रहा है, और आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसको चलें छोड़ें, अभी हम डैशबोर्ड पर आते हैं। ओके, सो ये हमारा डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड से जब आप साइन इन करेंगे, इसमें अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन करेंगे, तो वहाँ से अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए इधर टॉप पर आपका वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, जो कि मैंने यूज़र ब्लॉग रखा था। इस पे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये वेबसाइट जो है वो, ये पेज जो है कहाँ से बना है, आप वैसे इस डैशबोर्ड को देखें, आपको सारी खुद ही समझ आ जाएगी। पोस्ट को छोड़ें, पेजेस पे सबसे पहले आते हैं। ये पेजेस जो है ना, ये वो सारे पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट में आएंगे, जिसमें अभी ये एक सैम्पल पेज बना हुआ है। इसको मैं अगर व्यू करता हूँ, यहीं पे व्यू कर देती हूँ, तो आप देखेंगे ये वही पेज आएगा। बल्कि नहीं, होम पेज अलग सेट हुआ भी, ये सैम्पल पेज है, उसमें /सैम्पल पेज अगर आप जाएंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा, और वो वाला पेज भी अलग से सेटअप हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको अगर नया पेज बनाना है तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड न्यू करना है। अब आप जब एक पेज नया ऐड करेंगे तो आपके पास इस तरह का एडिटर खुलेगा। ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अगर किसी ने वर्डप्रेस पर थोड़ा बहुत काम किया हो, उन्हें पता है एलिमेंटर वगैरह भी एडिटर्स होते हैं डिफरेंट। एलिमेंटर के नाम से एक बहुत मशहूर है, अगर किसी को नहीं भी पता उन चीज़ों के बारे में, तो ये एक पेज एडिटर है जिसने एक पूरा नया पेज बनाकर आपको दे देना है। यहाँ पर मैं पेज का टाइटल ऐड करूँगा, ये मेरा हो जाएगा अबाउट का पेज, और फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। और इधर जो है वो, तो ये रिकॉर्डिंग का आ रहा है, एनीवे यहाँ पर एक पब्लिश का बटन होगा, जिसको क्लिक करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। अब ये जब पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पेज एड्रेस नज़र आएगा, आपका वही IP एड्रेस
स्लैश अबाउट के नाम से अब एक पेज बन जाएगा। आप इसको जो है अपना व्यूइंग पेज करो तो आप देखो कि अबाउट के नाम से, अबाउट के यूआरएल में जाएंगे तो एक अबाउट के नाम से पेज हमारे पास बना हुआ है। अब किसी भी पेज पर जाकर डायरेक्ट उसको एडिट करना है तो यहाँ पर जो ऊपर आपके पास एक बार आ रही होगी वहाँ पर एडिट पेज की ऑप्शन होगी। जब आप वो करेंगे तो आपके पास दोबारा वही जो एक पैनल खुला हुआ था, एडिटर खुला हुआ था, यहाँ पर वो आ जाएगा। सो आई गेस आज के लिए हम वर्डप्रेस की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, सिर्फ बेसिक इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं आज के लिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो नेक्स्ट वीक या देखते हैं कब करते हैं, एक और सेशन रखेंगे, उसमें हम वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स जो है वो देखेंगे और फिर एक अच्छी सी ब्लॉग वेबसाइट बना देंगे। सो आप में से जिन्होंने AWS का अकाउंट बना लिया है और या जिन्होंने फॉलो लॉन्ग नहीं किया, वो ट्राई करें कि इस तरह से कर लें और इतनी एक वेबसाइट सेटअप करके अपने पास रखें, ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसमें आप लोग भी साथ साथ काम इसमें साथ साथ ही करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। सो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये था आज का AWS लाइटसेल एंड वर्डप्रेस का सेशन, जिसमें मैंने आपको AWS लाइटसेल को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस का एक इंस्टेंस बनाना सिखाया है। तो आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है तो चलिए ठीक है, हम फिर आज की मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। और थैंक्स अलॉट एवरीवन, आपने टाइम निकाल कर ये ज्वाइन किया और हमारे साथ सीखा। सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और इवेंट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।